everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम क्लास 11th IP का नेक्स्ट यूनिट दैट इज एमर्जिंग ट्रेंड्स को आप कब शुरू करने वाले हो। तो लो जी समय आ चुका है। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं द ब्रांड न्यू यूनिट नंबर 4 एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्लास 11th IP बुक कोड 065। जी हाँ, आज के सेशन का टारगेट होने वाला है कि एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पूरा यूनिट जिसका नाम है एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना क्योंकि इस यूनिट का जैसा नाम है वैसा काम है तो ये थ्योरी यूनिट, लेकिन इसके अंदर जितने टॉपिक्स है वो सभी हम रेगुलरली अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। आखिर वो क्या टॉपिक्स है ना, वो कौन से टर्म्स है, सब आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा। तो एक वन शॉट के फॉर्मेट में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे जिसके बेसिस पर आप अपने एग्जाम में आने वाले इस यूनिट से क्वेश्चंस को 100% सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी इस एमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या है ध्यान से समझो। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स का मतलब वो होता है कि कोई भी टेक्निकल थिंग या कोई टेक्निकल हम बात करें डिवाइस या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कोई सर्विस या कोई टेक्निक जो एक पर्सन यूज करता है, दो यूज करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो 10 यूज करेंगे, 1000 यूज करेंगे और धीरे धीरे वो एक टेक्निक, वो एक टेक्नोलॉजी क्या होती जाती है, पॉपुलर होती जाती है। तो इसी को कहते हैं ट्रेंड। जो एक चीज सब लोग यूज करते हैं और पॉपुलरली उसको यूज करते हैं, बेसिकली इसी को कहते हैं हम एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो अब इस एमर्जिंग ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज यूज हो रही है वो है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इसी में यूज होने वाला है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मैम हम इन टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? इस यूनिट में हमें एमर्जिंग ट्रेंड्स पर बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो दिन पे दिन इमर्ज होती जा रही है, जो आए दिन हर किसी एज ग्रुप पर्सन को यूजफुल है, मतलब कोई बच्चा हो, बड़ा हो, इंप्लॉय हो, डॉक्टर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, हर कोई उसे यूज कर रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो अब आपको टारगेट क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एमर्जिंग ट्रेंड की जो आजकल यूज हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हर चीजें एआई इनेबल्ड हो चुकी है, चाहे आप गूगल मैप का यूज कर लो, चाहे आप एलेक्सा सिरी का यूज कर लो, या आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज का यूज करो, सब एआई इनेबल्ड हो चुके हैं क्योंकि ये भी एक ट्रेंड में है आजकल, है ना, जिसको हम एमर्जिंग ट्रेंड कह रहे हैं। तो आज के सेशन में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, राइट। सो कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स एमर्ज विद ईच पासिंग डेज। जैसे जैसे दिन पे दिन पास होते जा रहे हैं, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी इमर्ज होती जा रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर हम बात करें, कल कोई नया फोन आया था तो 10 दिन बाद उसी का नया एडवांस मॉडल आ जाता है, होता है या नहीं होता है ना। पहले 1G 2G 3G 4G चलता था, अब 5G आ चुका है। तो दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड हैव अ बेटर व्यू ऑफ डेवलपमेंट्स अराउंड अस, वी मस्ट कीप एन आई ऑफ द emerging trends. Now many new technologies are introduced almost every day. हर दिन नई टेक्नोलॉजी आपको सुनने देखने को मिलती है ना। लेकिन इमर्ज ट्रेंड में कौन सी आती है? जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। तो some of this do not succeed and fade away over time. Some of these new technologies prosper and persist over time, gaining attention from the user, and this technology is known as emerging trends. These are the state of the art technologies which gain popularity and set a new trend among the user. So in this chapter, emerging trend will make a huge impact on digital economy and interaction in the digital society. तो emerging trend का एक huge impact पड़ा है डिजिटल सोसाइटी पर as well as डिजिटल इकोनॉमी पर। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और emerging trends में जिस टेक्नोलॉजी का आजकल यूज किया जा रहा है दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। सो अब एक्चुअल में एआई होता क्या है? ये तो बहुत बार हर जगह हर दिन आप सुनते होंगे एआई एआई एआई। मोबाइल फोन की बात करो तो मोबाइल में एआई है, कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर में एआई है। कोई भी टेक्निक, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम या व्हाटएवर, एनी सोशल मीडिया वेबसाइट या एनी बिजनेस एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो तो उसमें एआई टूल इनेबल्ड होता है ना। अगर मैं व्हाट्सएप की ही बात करूं तो मेटा एआई आजकल सब में आ चुका है। तो आखिर ये एआई है क्या, है ना। तो एक एग्जांपल इसका भी है यहाँ पर कि आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स का यूज करते हो। गूगल मैप में क्या होता है, सिर्फ रास्ता ही पता नहीं चलता है कि आपको एक्स सोर्स से वाई डेस्टिनेशन तक जाना है तो सिर्फ आपको रास्ता पता चल रहा है, सिर्फ आपको करेक्ट पाथ मिल रहा है, बल्कि वो आपको ये भी बताएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए शॉर्ट रहेगा, कहाँ से आप प्रॉपरली जा सकते हो, कहाँ कम ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पे रोड में ज्यादा कंजेशन नहीं होगा, कहाँ का रोड कंस्ट्रक्टेड है प्रॉपरली, एवरीथिंग सब आपको उससे रिलेटेड मिलता है। ये कैसे?
इट इज अगेन बेस्ड ऑन एआई, राइट। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर ऑन अपलोडिंग अ फोटो ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, हैज एवर हैपेंड दैट योर फ्रेंड्स इन द फोटोग्राफ वाज रिकॉग्नाइज्ड और टैग्ड ऑटोमेटिकली। अब सभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अब जब भी आप कोई ग्रुप फोटो डालते हो या कोई सा भी पिक अपलोड करते हो तो वहां पे आप अपने फ्रेंड्स को टैग करते हो। एक बार आपने टैग लिस्ट प्रिपेयर किया, एक बार आपने टैग किया, तो अगेन जब नेक्स्ट फोटो आप अपलोड करोगे तो वो टैग्स आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा। ऑटोमेटिकली आपको वो फ्रेंड्स के नाम, वो फ्रेंड्स की लिस्ट सामने आ जाएगी जिनको आपने प्रीवियस टाइम टैग किया था। भाई ये ऑटोमेटिकली कैसे हुआ? How it is done? With the help of AI. Understood? These are the examples of or applications of AI. Now the intelligent digital personal assistant like Google, Alexa, Siri, Cortana are the powered by AI. आप बोलते हो ना गूगल, एलेक्सा, सिरी, इनका यूज करते हो गूगल असिस्टेंट का, है ना, नियर अबाउट होटल्स, राइट, प्ले द सॉन्ग या शेड्यूल आर डे प्लानर, वॉट एवर, ठीक है, शेड्यूल आर मीटिंग। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? कैसे आप जो पूछते हो और गूगल, एलेक्सा, सिरी है वो चुटकियों में आपको आंसर दे देते हैं। आपकी इतनी लैंग्वेज को समझते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में बोलोगे सब उनको समझ में आता है, बिकॉज ऑल दिस आर पावर्ड बाय एआई। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently. तो इस लाइन को जरा मार्क कर लो, इस लाइन को जरा मार्क कर लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्चुअल में है क्या। ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल इंटेलिजेंस को, ह्यूमन की इंटेलिजेंस उनके पास नेचुरल होती है, उसको हम मशीन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो मशीन्स है वो भी ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके। जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे मशीन भी करें। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक टर्म जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, आपके पास जो इंटेलिजेंस है वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है, लेकिन मशीन में हम उस नेचुरल इंटेलिजेंस को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंस क्या बन जाएगी? अब आर्टिफिशियल बन जाएगी। जैसे एक रोज फ्लावर गार्डन में जब होता है तो ओरिजिनल होता है, लेकिन जब आप देखते हो मार्केट में उसके बहुत सारे जो ओरिजिनल नहीं होते, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट, जिसमें फ्रेगनेंस और वो सारी चीजें ओरिजिनलिटी में नहीं रहती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हैं, बिल्कुल हूबहू देखने पे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल रोज है, राइट। वैसे ही आजकल आपने रोबोट्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें एआई इनेबल्ड आ चुकी है, राइट। आप लोगों को भी पता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कि हम नेचुरल इंटेलिजेंस को मशीन मेड इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving. In order to make machines perform tasks with minimal human intervention, they are programmed to create a knowledge base and make decision based on it. AI system can also learn from the past experience or outcomes to new decisions. अब ये सोचिए बात कभी कि आखिरी गूगल, एलेक्सा, सिरी, कॉर्टाना जिनसे आप बातचीत करते हो, ये कैसे तुरंत हाजिर जवाब आंसर आपको देते हैं। क्या कभी सुना है कि आपने जब भी कुछ भी कोई भी पोस्ट टैग किया हो तो ऑटोमेटिकली टैग लिस्ट कहां से आ जाती है? या आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी है तो भाई उसके रिकमेंडेशन, उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन आने लगते हैं। अमेजॉन पे कोई वॉच अगर आपने परचेज की है तो जब जब अमेजॉन खोलोगे तो वहां पे आपको वापस वही सारे वॉच या उसी से रिलेटेड न्यू वॉचेस के रिकमेंडेशन आने लगेंगे। हाउ इट इज डन? दिस इज अगेन बेस्ड ऑन एआई। एआई क्या करता है? ह्यूमन जो भी सर्चिंग करते हैं या जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेने की कोशिश करता है। दिस इज, जैसा डेटा हम एआई मॉडल को देंगे वैसा ही आउटपुट आपको एआई मॉडल रिटर्न करेगा। ओके, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो एआई मॉडल अगर आप बनाते हो, कोई रोबोटिक मॉडल बनाते हो या कोई चैट बॉट वगैरह बनाते हो, तो वो कैसे वर्क करते हैं? जैसा आपका डेटा होता है, वॉट एवर डेटा यू हैव गिवन, और जैसा आप उसको डेटा के थ्रू ट्रेन करोगे वैसा ही वो मॉडल क्या करेगा, आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। अब एआई की ना कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक्चुअल में एआई में काम करती है। आखिर एआई तो बहुत बार सुना, लेकिन ये एआई जिस पर बेस्ड है, जो मेन पिलर से एआई के, उनमें आता है सबसे पहले मशीन लर्निंग। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, मैनर्स, एटिकेट, सारी चीजें सिखाते हो ना, जब वो बच्चा नर्सरी में होता है, केजी 1 में आता है, केजी 2 में आता है, तो आप खुद की बात करो, आप आज 11th क्लास में हो, लेकिन आप जब नर्सरी, केजी 1, केजी 2 में थे तो आपको कैसे बिल्ड किया गया, कैसे आपके अंदर नॉलेज को डेवलप किया गया, कैसे आपके अंदर मैनर्स, एटिकेट्स को डेवलप किया गया? बात समझ में आई? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल वैसे हमें मशीन को भी सिखाना पड़ता है। तो एआई की सबसे मेजर जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज मशीन लर्निंग. It is a subsystem of AI wherein computers have the ability to learn from data set using statistical techniques without being explicitly programmed by human beings. यहाँ पे जो मशीनें कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करती है, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करती है, जिसके बेसिस पे वो क्या करती है, खुद से डिसीजन लेने की कोशिश करती है और सारी चीजों को डेटा के बेसिस पे सीखती
सीखती है। इट कंप्राइजेस एल्गोरिदम, देखो वही लिखा है इसमें, ये सारी चीजें एल्गोरिदम में कंप्राइज होती हैं एंड यूज द डेटा टू लर्न देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शन। जो भी डेटा आप दोगे उस डेटा से वो सीखेगी और उसके बाद प्रिडिक्शन लेने की कोशिश, प्रिडिक्शंस करेगी, मतलब कुछ भी चीजों का आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेगी। सो दिस एल्गोरिदम्स, यही एल्गोरिदम्स कहलाते हैं मॉडल्स एंड फर्स्ट ट्रेंड एंड टेस्टेड यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्हाट्सएप के मेटा एआई की बात करें तो मेटा एआई को डायरेक्टली पब्लिकली व्हाट्सएप पे लॉन्च नहीं किया था, पहले उसको बिजनेस व्हाट्सएप पे रन किया गया था। तो मेटा एआई नाम के चैटबॉट को भी पहले क्या किया गया था, ट्रेन किया गया कि भाई वो सही से काम कर पा रहा है कि नहीं, उसको चेक किया गया, टेस्ट किया गया। जब वो कैपेबल दिखा, हमें 100% उससे रिजल्ट मिला, तब उसको पब्लिकली व्हाट्सएप पर लेकर आया गया, राइट। तो किसी भी मशीन को पहले ट्रेन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा देकर, राइट। तो उसी की बेसिस पे ये आपको वही रिजल्ट रिटर्न करते हैं जैसा आप डेटा देते हो। आप चाहते हो कि मशीन प्रिडिक्ट करे तो वो प्रिडिक्शन भी स्टार्ट कर देती है ना। तो जैसा उनका पास डेटा होता है, अब अगर आप कोई नया डेटा भी दोगे ना तो वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे नए डेटा का भी रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। ओके, सो इतना समझ में आया। ये तो हुई बात मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम मशीन को सिखा रहे हैं एल्गोरिदम के बेसिस पर, विदाउट एक्सप्लिसिटली कोडिंग, बिना ह्यूमन प्रोग्रामिंग के हम क्या कर रहे हैं, मशीन को एल्गोरिदम के बेसिस पर, डेटा की ट्रेनिंग के बेसिस पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना, वैसे ही हम मशीन को डेवलप करते हैं इनिशियल डेटा देकर। अंडरस्टूड। अब सेकंड जो पिलर है एआई का, सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक है एआई में यूज होती है, जिसकी मदद से मशीन्स आपकी भाषा समझती है। आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो मशीन उस लैंग्वेज को सीख जाती है। अब इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, मशीन्स जो है वो सारी लैंग्वेज समझता है। गूगल एलेक्सा सिरी क्या करती है, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे तो समझेगा ना। आप व्हाट्सएप पे कोई किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर रहे हो, तो अपने हेलो लिखा है, हाउ लिखा है, उसके आगे हाउ आर यू अपने आप टाइप हो जाएगा। आप कोई मैसेज टाइप करने की कोशिश करोगे या किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वो आंसर अपने आप सजेशन में आपको दिखने लगेगा। ये जो रिकमेंडेशंस, ये जो सजेशंस आते हैं, है ना, आप जो भी बोलते हो या जो भी लिखते हो, आपकी लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करके कुछ भी आगे प्रोसेस करना, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम होता है। कि ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो उसकी नेचुरल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को प्रोसेस करना मशीन्स के थ्रू, दिस इज एनएलपी। So the predictive typing feature of search engine that help us by suggesting the next word in the sentence while typing keywords, and the spell checking feature are example of the natural language processing. Now it deals with the interaction between the human and computers using human spoken languages such as Hindi, English, etc. In fact, it is possible to search the web or operate control over devices using our voice. अभी अगर हम चैट जीपीटी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खतरनाक पॉपुलर है। परप्लेक्सिटी की बात करें, जेमिनाई की बात करें, ये क्या है, ये सभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। इसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तभी तो आप कुछ भी बोलते हो, अगर आप लिख नहीं पाते हो तो अगर आप बोलकर भी कुछ सर्च करते हो तो वो आपकी लैंग्वेज को क्विकली पकड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रिटर्न करते हैं। अंडरस्टूड। सो ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ओनली एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इसके बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर बात करें तो मशीन ट्रांसलेशन इज रैपिडली इमर्जिंग फील्ड with machines are able to translate text from one language to another and the amount of correctness also. Another emerging application area is automated customer services where the customer कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स टू सर्व देयर क्वेरीज और कंप्लेंट्स। आपने देखा होगा बहुत सी बार आप कुछ भी परचेज करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करके लेकर आते हो या कोई फोन परचेज करते हो या आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, लेकिन जब आप उन कंपनीज में बात कर रहे होते हो तो वहां से कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। अब एक्चुअल में वो जो कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको फील होता है कि कोई बंदा वहां रहकर आपसे बात कर रहा है, बट एक्चुअल में वो होता है एक चैटबॉट जो आपकी क्वेरीज को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करता है। ठीक है, वो भी कहां पर बेस्ड है, एनएलपी पर ही बेस्ड होता है कि कस्टमर्स के क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, है ना, उन्हें अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एनएलपी, जिसमें मशीन ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और इसके लिए ऑटोमेटेड सर्विस का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं आगे इमर्सिव एक्सपीरियंस पर। दिस इज अनदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई, इमर्सिव एक्सपीरियंस। आप सभी ने ये तो देखा होगा, वीआर हेडसेट वगैरह। अच्छा, वो अगले टॉपिक में, यहाँ देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें ड्राइविंग सिमुलेटर्स की या हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर लें, ठीक है, ये इमर्सिव एक्सपीरियंस में आता है। जैसे कि 3 डायमेंशनल वीडियोग्राफिक की बात कर लें, ठीक है, जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज और थिएटर्स हैज रीच्ड टू अ न्यू लेवल। अगर आप कोई 3D एनिमेशन मूवी देखने जाते हो तो आपको बाकायदा एक 3D ग्लास दिया जाता है कि इसको लगा के देखो, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस आता है। और
अगर वो ग्लास हटा के देखते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आपको लगता है कि वो सारी चीजें आपके आसपास ही हो रही हैं। तो दिस इज नॉन एज इमर्सिव एक्सपीरियंस। वीडियो गेम्स आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड बाय द प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर, राइट? इट अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंसेस। इसमें वीआर हेडसेट्स भी आते हैं, ठीक है? इसमें क्या आएगा आपका वीआर हेडसेट्स, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आजकल ट्रेंडिंग है। और ये भी आता है आपको, जो सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह होती है उसमें जब आप बैठे होते हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस आता है, राइट? जिसमें टेस्ला सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, आपको फील होता है कि आप उस जगह आ चुके हो। जैसे वीआर हेडसेट्स में क्या बताया जाता है, जब आप देखते हो तो उसमें उस तरीके का एक प्ले किया जाता है वीडियो। सपोज कोई डेजर्ट का है या कोई मनाली का शॉट है बिल्कुल आइस वाला, तो आपको वैसा वेदर और वैसा सिचुएशन, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो देते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? जिसको वर्चुअल रियलिटी के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी, है ना? तो इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड दिस आर इक्वल थिंग्स। सो इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग सच एज ड्राइविंग सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स एंड सो ऑन। दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग द वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। इसको आप कैसे अचीव करते हो? वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू। अब अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी में आपके वही वीआर हेडसेट्स आ जाते हैं। देखो ये, है ना? ये आपने देखे होंगे, हर जगह आजकल देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है? और बहुत मजा आता है इसको लगाकर। कितने बच्चों ने इसका वीआर हेडसेट का यूज किया हुआ है और एंजॉय किया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है? चलो वीआर हेडसेट्स की बात कर लें तो एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। अब आपको डेजर्ट वाली प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको कहीं बर्फीली जगह पर शिमला मनाली वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप वीआर हेडसेट के थ्रू वहां का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है? सो फ्रॉम दिस केम टू आइडिया दैट वी कैन प्रेजेंट आवर सेंसेस वी मेड अप ऑफ नॉन रियल इंफॉर्मेशन। आवर perception is reality would also alter in your response. So we are a three-dimensional computer generated situation that simulates the real world. The user can interact with one explorer environment by getting immersed in it and interacting with the objects and other actions of the user. So at present, it is achieved with the help of VR headsets. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. ठीक है? जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है जो थोड़ा हाई होता है, ठीक है? तो आपने टेम्परेचर वैसा लगा दिया, वहाँ पे जो फ्रेगनेंस होती है, जो स्मेल होती है, वैसा कुछ आपने ऐड ऑन कर दिया और वीआर हेडसेट से आप बता रहे हो पूरा डेजर्ट एरिया। सो हाउ यू फील लाइक यू वर देयर। ओके, समझ में आ गई बात? सो इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि कंपैरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग। गेमिंग में भी आजकल आपने देखा है, जैसे आप पबजी वगैरह जो गेम खेलते हो वो भी एआई इनेबल्ड आजकल आने लगे हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल प्रोसीजर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर एरियाज जहां पे सिमुलेशन की जरूरत होती है, वहां पे बेसिकली इसका यूज होता है। अंडरस्टूड? चलिए अब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात करें तो मैम ये क्या है? वीआर हेडसेट से वर्चुअल रियलिटी तो समझ में आ गई, जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है लेकिन वर्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आप वहां हो। अगर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होती है? बेसिकली आपने स्नैपचैट यूज किया है, सभी बच्चे ऑलमोस्ट स्नैपचैट के बारे में सुना तो होगा अगर यूज नहीं भी किया हो। उसमें आप देखते हो कि आपके फेस पे बहुत सारे फिल्टर्स लग जाते हैं, है ना? आपके फेस पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, आप मेकअप में आ जाते हो या कोई एनिमल आपके शोल्डर पे बैठा हुआ है, आपको ऐसा फील होता है, कोई स्नैक जाता हुआ दिखता है, राइट? ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एआई इनेबल्ड उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। Got it? तो ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कहलाता है। मीन्स द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इट एड्स कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। आपके फिजिकल वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड के कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। जैसे मैंने कहा कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हो और आपके पास में कोई कैट अचानक से आ जाती है, आपके पैर के वहां स्नैक अचानक से चलने लग जाता है, ठीक है? या ऊपर से कोई भी एनिमल आके गिरता है, या आपके फेस पे अचानक से दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है, लाइक जो भी आपने फिल्टर्स देखे, या कोई गर्ल है तो वो पूरा मेकअप दुल्हन वाला मेकअप कर लेती है, उसमें भी फिल्टर्स आने लग जाते हैं, राइट? तो बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जितने फिल्टर्स आप स्नैपचैट में देखते हो वो फिजिकल वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड को ऐड ऑन करके आते हैं, जिसको हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कहते हैं, ठीक है? along with this associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulatable. Okay? अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो यूजर कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेसेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन। दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिव्यूज। विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप, ट्रेवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल प्लेसेस बाय पॉइंटिंग देम कैमरा व्यू फाइंडर ऑफ सब्जेक्ट्स डिपिक्टेड। लोकेशन बेस्ड AR एप्स आर मेजर फॉर्म्स फॉर AR एप्स। अब कुछ लोकेशन बेस्ड एप्स भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप जहां पे भी कहीं पे भी आप नई जगह घूमने गए हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मान लो कि आप दिल्ली गए हो या कहीं फॉरेन सिटीज में गए हो, अब वहां पर आपको नहीं पता है, सपोज आप न्यूयॉर्क गए, अब जहां भी आप लोकेटेड हो आपको नहीं पता इमरजेंसी में कि आपको यदि हॉस्पिटल जाना है या कोई शॉपिंग करने के लिए कुछ आपको जरूरी मटेरियल परचेज करना है तो शॉपिंग मॉल जाना है, तो अब आपको नहीं पता कि आपको आपके आसपास कहाँ कितनी जगह पर कितने डिस्टेंस पर है ये, तो आप यहाँ पर लोकेशन का पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ AR मैप। बस आपको बोलना है नियर अबाउट हॉस्पिटल, नियर अबाउट होटल्स, नियर अबाउट व्हाटएवर रेस्टोरेंट, अगर आपको कुछ खाना है तो वो आपके डायरेक्शन में, आपके डिस्टेंस में जो भी जगह होगी, जहां भी होगा वो आपको बता देगा। दैट मीन्स कि एलेक्सा, गूगल, सिरी इसी तरीके से आपको हेल्प करते हैं, तो ये AR ऐप में इंक्लूड होते हैं। ओके तो AR ऐप में आप चाहो तो स्नैपचैट का एग्जांपल लिखकर आ सकते हो या ये भी लिखकर आ सकते हो। तो अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ये इमर्सिव एक्सपीरियंस के अंदर आता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी लैंग्वेज को समझकर मशीन जो काम कर रही है, और मशीन लर्निंग मतलब आप मशीन को इनिशियल लेवल से ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके। अब इसमें AI में एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, जिसको कहते हैं रोबोटिक्स। नाम तो सभी ने सुना होगा। आखिर ये रोबोटिक्स होता क्या है? देखो रोबोटिक्स कुछ नहीं होता है, रोबोटिक्स भी एक तरीके के क्या होते हैं, रोबोटिक्स भी एक तरीके की मशीनरीज ही होती है, टूल्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि अगेन किस पर बेस्ड होते हैं, ये रोबोट्स भी बेस्ड होते हैं आपके बेसिकली जो भी आप AI रिलेटेड टूल डेवलप करना चाहते हो कि आप जैसा बोलो वैसा मशीन काम कर दे, आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दो वैसी मशीन आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, बस उसी को रोबोटिक्स कहते हैं। सो बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जिस पर्टिकुलर काम को करने में आपको बहुत देर लगती है, आपसे गलतियां हो जाती है, वो विद एक्यूरेसी विद प्रिसीजन क्विकली विदाउट वेस्टिंग द टाइम रोबोट्स कैन डू, बिकॉज दीज आर द मशीन्स। और इसको आपने मूवीज में भी देखा होगा, है ना, अभी एक मूवी आई थी बहुत ज्यादा फेमस थी, तेरी बातों में उलझा जिया, मैट्रिक्स है, और एक वो मतलब रोबोटिक्स की बहुत सारी मूवीज है, वैसे तो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, राइट। अनलाइक अदर मशीन्स अ रोबोट इज प्रोग्रामेबल। अब रोबोट को क्या किया जाता है बेटा, प्रोग्राम किया जाता है। तो प्रोग्राम कैसे करोगे, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसा आप डेटा मशीन में दोगे, जैसा आप रोबोट्स को जिस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ट्रेन करोगे, वो वैसा ही रिटर्न करेगा आउटपुट भी। सो विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे वो वैसे काम करेगा। सो इट वर इनिशियली कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डिफरेंट रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क दैट आर बोरिंग और स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमंस, वर लेबर इंटेंसिव। सो यहाँ पर देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो रिपीटेटिव टास्क होती है, जो लेबर्स के लिए क्या हो जाती है, एक तरीके से इंटरेस्ट में नहीं होती कि भाई एक ही काम को बार बार करना है, तो वी कैन यूज रोबोट्स। ओके आपने देखा भी होगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं, राइट। नाउ सेंसर्स, ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। सेंसर्स की अगर बात करें तो इनमें सेंसर्स लगे होते हैं। लाइक अगर हम रोबोट की आईज की बात करें तो कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज किया जाता है, कैमरास को आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट सेंसर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे IR सेंसर्स हो गए आपके, ऐसे डिफरेंट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। रोबोट कैन बी मेनी टाइप्स सच एज व्हील्ड रोबोट्स, robots, manipulators, humanoids, etc. So these are the resemble humans as known as humanoids. जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखने वाले रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमनॉइड्स होते हैं, जिसमें सोफिया सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड में, है ना, रोबोट्स का। वैसे तो आजकल बहुत सारे रोबोट्स हर कोई क्रिएट कर ले रहा है, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी लिटिल बिट AI और टेक्नोलॉजी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है, हम भी रोबोट बना लेते हैं। अब इन रोबोट में जरूरी नहीं है कि ह्यूमनॉइड रोबोट ही हो, आप चैटबॉट्स भी बना सकते हो, वो भी रोबोट का ही काम करते हैं। ओके तो चैटबॉट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बॉट ना, स्मार्ट बॉट, चैटबॉट। सो दीज आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिकल साइंसेस। कहाँ यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, मेडिकल साइंसेस में, साइंटिफिक रिसर्च में, मिलिट्री में। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लें नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर की। मिशन इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स, जिसमें मार्स प्लैनेट के बारे में स्टडी किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक रोवर बनाया था, ठीक है, जिसमें बेसिकली रोबोटिक स्पेस मिशन इसका नाम रखा गया था। इसमें बेसिकली इसी के बारे में जो है डिस्कवर किया गया था कि मार्स पे कितना टेम्परेचर है, कितना स्पेस है, क्या क्या है, ओवरऑल इसके बारे में स्टडी की थी, ठीक है। ऐसी हमने चंद्रयान की भी बात की थी, उसमें भी सेंसर्स लगे थे। विक्रम लैंडर था, रोवर था उसके अंदर, जो ऑटोमेटिकली वहां की हीट, वहां का टेम्परेचर, वहां का एरिया, एटमॉस्फेयर, सब चीजों को रीड ऑन कर रहा था। ओके अब सिमिलरली यहाँ पे बात करें हम सोफिया की, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको आपने देखा भी होगा, है ना। इसने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था, मैं इंडिया को, मैं कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, इंडिया नहीं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो अब ये इसने कैसे किया,
क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से कोई ना कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ऐसा डेटा उसमें फीड हुआ। अब अगर ऐसा नहीं भी किया तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जब क्वेश्चन ये पूछा गया तो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ही उसने ये प्रिडिक्ट किया, ये आंसर जनरेट किया। तो ह्यूमनॉइड यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या यूज करते हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। जो डेटा इनको दिया जाता है उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, ह्यूमंस के फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आपका हैप्पी फेस कैसा होता है, सैड फेस कैसा होता है, आप स्ट्रेस में होते हो तो फेस कैसा होता है, वो इमेजेस इनको दी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये फेशियल रिकॉग्निशन पहचानते हैं और ह्यूमंस की तरह गेस्चर्स देते हैं, उनकी तरह बात करने की कोशिश करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन सेट होते हैं। दिस इज नोन एज ह्यूमनॉइड रोबोट। ओके, नाउ अब बात कर ले हम ड्रोन्स की। तो ड्रोन भी किस में आते हैं? रोबोट में ही आते हैं। आपने देखा आजकल ड्रोन अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। अगर आप देखते हो तो ड्रोन के थ्रू आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, ड्रोन के थ्रू आप वीडियोस बना सकते हो, ड्रोन के थ्रू आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड करवा सकते हो एग्रीकल्चर फील्ड पे। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, हम उस तरीके का ड्रोन डेवलप कर सकते हैं। तो ड्रोन एक अननेम्ड एयरक्राफ्ट होता है विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड एंड फ्लाई ऑटोनोमसली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान्स इन देयर एम्बेडेड सिस्टम्स वर्किंग इन conjunction and onboard sensors and GPS. Drones are being used in many fields such as journalism, filming and aerial photography, shipping, और देखो वही लिखा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी, अगर आपको कुछ सबमिट करना है, देना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन में, हेल्थ केयर में, जियोग्राफिक मैपिंग में, एग्रीकल्चर में, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में, लॉ एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग में। ठीक है, तो अगर यूज कुछ पूछ लिया आपसे ये क्वेश्चन कि वेयर वी यूज ड्रोन्स, तो बेटा ये सारे ड्रोन के एरियाज है जहां पे इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ड्रोन होता क्या है? एक अननेम्ड एयरक्राफ्ट होता है जो बेसिकली रिमोटली कंट्रोल्ड होता है, आप उसको रिमोट से कंट्रोल करते हो, और ऑटोनोमसली फ्लाई होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है इसमें जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक दिस, आपने देखा है इसमें 4 विंग्स इसके होते हैं, राइट? इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें कैमरास लगे होते हैं जो पिक्चर्स को जो है आपकी पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया अच्छे से। ड्रोन के बारे में भी लिखकर आ जाओगे अगर आया एग्जाम में तो। सो दीज आर दी रोबोट्स। ओके, अगर रोबोट की बात कर ली जाए तो और भी डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं, आप अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है जितना मैं आपको समझा रही हूँ, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बात कर लेते हैं बिग डेटा की। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। आखिर मैम ये बिग डेटा क्या होता है? डेटा तो बहुत सुना हमने, लेकिन ये बिग डेटा आज तक कभी नहीं सुना है ना, और सुना भी है तो ये होता क्या है? देखो, डेटा जनरली क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम कंप्यूटर को, मशीन को देते हैं, मशीन उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में आपको एक आंसर रिटर्न करता है। दिस इज नोन एज नॉर्मली डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ नंबर लिखे 98563482 है ना, अभी ये रैंडम नंबर्स हैं, तो ये अभी अनफॉर्मेटेड वे में, मतलब ये प्रोसेस्ड नहीं हुए, रॉ नंबर्स हैं। दिस इज नंबर। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ XYZ पर्सन, तो अब मैं बता रही हूँ कि ये XYZ का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब ये जो यहाँ पे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में रॉ नंबर्स थे, अब वो यहाँ प्रोसेस हो गए, और प्रोसेस होकर क्या बन गए? एक डिटेल, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। सो ये कहलाता है डेटा, दैट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में जनरेट कर देता है। अब व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा का मतलब होता है, कभी सोचा है कि इंटरनेट को आप यूज करते हो, इंटरनेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो। हर एक बच्चे का इंस्टाग्राम आईडी होगा, फेसबुक आईडी होगा, फेसबुक ना हो तो इंस्टाग्राम तो होगा ही होगा, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हम सब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। स्नैपचैट, एक सेकेंड में मिलियन से ट्रिलियन तक यहाँ पर डेटा जनरेट होता है। एक सेकंड में कितनी पब्लिक है जो कि पोस्ट अपलोड करते होंगे, जो पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या लिंक्स अपलोड करते होंगे इंटरनेट पर। सुना है ना, समझा है ना इस बात को? तो एक सेकंड में ट्रिलियंस में डेटा जनरेट होता है। अब इस ट्रिलियन ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हमें जरूरत होती है बड़े बड़े डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स की। एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होते हैं, और इसी डेटा को कहते हैं बिग डेटा, जो कि बिग अमाउंट में जनरेट होता है, जिसको हैंडल करने के लिए हाई क्वालिटी, हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो विद द टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइव्स, डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड at a closer rate. Okay, there are over a billion internet users. अब जितने देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उतने ही यूजर्स भी होंगे। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन्स, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस है वो है स्मार्टफोन्स।
मेजॉरिटी जो ट्रैफिक जनरेट होता है डेटा का वो स्मार्टफोन से ही होता है। शोज दैट द करंट पेस अराउंड 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। लो, मैंने तो मिलियन ट्रिलियन ही बताया था, क्या लिखा है यहाँ पे? 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। हर डे में, एक सेकंड में तो मिलियन ट्रिलियन में जनरेट होता है, लेकिन एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होता है, जिसको आपको क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। और ये कंटिन्यूअसली डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं तो ये बिग डेटा भी बहुत फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर इसको प्रोसेस करने के लिए, है ना, बेसिकली हमें क्या चाहिए? इनको प्रोसेस करने के लिए हमें यहाँ पर इसका बेसिकली पता होना चाहिए। बिग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात कर लो आप, MySQL जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हो, है ना, ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अब ये जो बिग डेटा होता है ना, ये बेसिकली नॉट ओनली वॉल्यूमिनस बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर्ड वे में हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ आप रील्स ही अपलोड कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? आप पोस्ट भी अपलोड करते हो, आप स्टोरीज भी लगाते हो, आप थ्रेड्स का आजकल यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप डिफरेंट यूज करते हो। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वहाँ कमेंट्स भी आते हैं, लिंक्स भी आप अपलोड करते हो, ठीक है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो वहाँ भी ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, टेक्सचुअल, अलग अलग वैरायटी का डेटा यहाँ पर जनरेट होता है ना। इंस्टेंट मैसेजेस, चैट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं दैट वी शेयर थ्रू वेबसाइट्स, ट्वीट्स, ब्लॉग आर्टिकल्स, न्यूज आइटम्स, ओपिनियंस, पोल्स, कमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, चैट एक्सेट्रा। सो बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनस, सिर्फ उसका वॉल्यूम नहीं दिखाता है बिग डेटा का, वो ये बताता है कि यहाँ पे वेरियस चैलेंज है हमारे सामने जिसको हमें फेस करने होते हैं। लाइक एक तो डेटा को इंटीग्रेट करना, इतना वेराइटी ऑफ डेटा है, उसको इंटीग्रेट करना, उसको स्टोर करना, एनालाइज करना, एज वेल एज सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, क्वेरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। इन सब से रिलेटेड एक बड़ा चैलेंज आके खड़ा होता है। सो बिग डेटा समटाइम्स होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज हाई बिजनेस वैल्यू एंड देयरफॉर देयर इज अ कीन एफर्ट इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज बिग डेटा। तो अगर बिग डेटा की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बिग डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रेडिशनल डेटा से इसको डिफर करते हैं। पहले जो डेटा जनरेट होता था सोशल मीडिया आने के पहले तक तो वो नॉर्मल डेटा होता था, लेकिन अब जब से बिग डेटा जनरेट होता है तो आखिर इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले तो बिग डेटा वॉल्यूमनेस होता है, इसका वॉल्यूम होता है। प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा के, इसका साइज इनॉर्मस होता है। पर्टिकुलरली डेटा से इज सच अ लार्ज साइज दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। इसको प्रोसेस करना ट्रेडिशनल वे में डिफिकल्ट है, लेकिन लेटेस्ट वे में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं, जैसे क्लाउड सर्विसेज का आजकल आप यूज करते हो, है ना, बिग डेटा बेसिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। अब बात करते हैं इसकी दूसरी, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से ये डेटा इंक्रीज होता है और एक सेकंड में कितना डेटा जनरेट होता है। सो दिस इज नोन एज इट्स स्पीड, कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम टाइम पर रेट के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना डेटा जनरेट हो रहा है जो कि स्टोर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं स्टोर भी होना चाहिए ना। तो डेटा इज बीइंग एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन, मतलब पावर में डबल ट्रिपल रेट में डेटा जनरेट होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटा सेट। तो अगर हम बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा तो यहाँ पर वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू, ये 5 इसके वो होते हैं टाइप्स, फीचर्स। अच्छे से बिग डेटा के ये 5 फीचर्स याद कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। तो वॉल्यूम और वेलोसिटी तो देख लिया। अब वैरायटी की बात करें तो एक जैसा डेटा नहीं होता है, यूनिफॉर्म डेटा नहीं होता है, वैरायटी ऑफ डेटा होता है। ऑडियो में होता है, वीडियो में होता है, टेक्सचुअल होता है, ग्राफिक होता है मैम, लिंक के फॉर्मेट में होता है, सेंस ऑर्गन्स के फॉर्मेट में भी आजकल हम डेटा को जनरेट करते हैं। तो वैरायटी में क्या बात करेंगे कि इट असर्ट्स दैट द डेटा सेट हैज वेरिड डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अगर हम स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आता है? आपका टेबुलर डेटा आ जाता है जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होता है। दिस इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और अगर हम यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है? ध्यान से समझना। अनस्ट्रक्चर्ड में आपका सब डेटा मिक्स होता है। सपोज कि ये कोई इमेज फाइल है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कोई वीडियो है, क्लियर, यहाँ कुछ आपकी चैट्स आ रही हैं, राइट, यहाँ कोई टेबुलर डेटा भी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये सारा डेटा मर्ज है, मिक्स है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, जो अरेंज नहीं है। अब अगर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में 4 सेक्शन बना दिए और इस सेक्शन में हम यह बता रहे हैं कि यहाँ पे सारी वीडियो स्टोर होगी, यहाँ सारी इमेज स्टोर होंगी, यहाँ सारे आपके ऑडियो स्टोर होगा, ठीक है, यहाँ सारी चैट्स स्टोर होंगी। तो ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड हुआ,
है ना, और ये स्ट्रक्चर्ड होता है जो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो इस वैरायटी ऑफ डेटा को जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वेब पेजेस के फॉर्मेट में होता है, इसको कैसे स्टोर करना है वो भी बिग डेटा में आता है। अब वेरासिटी, वेरासिटी क्या हुआ बेटा? वेरासिटी का मतलब है बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बेस्ड, noisy, there can be abnormality in the data or issues with the data collection. So veracity refers to the trustworthiness of data because processing such incorrect data can give wrong result or mislead with the interpretations. तो veracity का मतलब ये होता है कि बिग डेटा में भी कभी कभी जो डेटा होता है वो रॉन्ग इंटरप्रेट हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा डेटा आप दोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि अगर आपका बिग डेटा गलत ना हो, सही तरीके से जनरेट हो, तो वो प्रोसेसिंग के बाद में आप जैसा चाहते हो ट्रस्ट वर्दीनेस वैसा रिजल्ट रिटर्न करे, तो उसके लिए डेटा आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, सही तरीके से इंटरप्रेट होना चाहिए। दिस इज वेरासिटी। एंड लास्ट इज वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो possessed to have a hidden patterns and useful knowledge which can be high business value. बिग डेटा हमेशा सिर्फ बिग पाइल ऑफ डेटा नहीं होता है कि बिग डेटा बोल दिया बहुत सारा डेटा, नंबर ऑफ बाइट्स में डिवाइडेड है आपका डेटा। इट इज नॉट लाइक दैट। हमेशा इसकी जो जितनी ज्यादा इसकी स्टोरेज स्पेस होती है ना, जितना ज्यादा स्पीड से ये ग्रो कर रहा होता है, उतना ही इसका हाई वैल्यू, हाई बिजनेस वैल्यू भी होता है। अगर हम बिजनेस की बात कर ले तो लास्ट 5 ईयर का अगर आपके पास में डेटा है तो उस 5 ईयर के डेटा से आप क्या निकाल सकते हो? कमिंग ईयर का प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो वो जो लास्ट 5 ईयर का डेटा है वो सिर्फ ऐसे ही वेस्ट डेटा नहीं है, वो प्रिडिक्शन के लिए यूज होने वाला वैल्यूएबल डेटा हो गया। सो जो भी डेटा जनरेट होता है वो क्या होता है? उसकी एक वैल्यू, हाई वैल्यू होती है। सो बट एज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसर्च इन द प्रोसेसिंग डेटा, वी शुड मेक अ preliminary inquiry to see the potential of the data being in the terms of value discovery, or else our efforts could be vain. Okay, तो वैल्यू, वेरासिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ये पांचों अच्छे से समझ में आ गए बिग डेटा के। अब बात करते हैं कि डेटा को एनालाइज कैसे करें। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? तो डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। डेटा एनालिटिक्स क्या हो गया? एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स एक वो टेक्नोलॉजी है जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। देखो, जैसे बिग डेटा जनरेट हो रहा है तो डेटा को एनालाइज करने वाले भी चाहिए भाई। बिग डेटा को एनालाइज करोगे तभी तो किसी रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो आपने सुना है ना, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, ये पोस्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और लाखों में इनके पैकेजेस हैं। जो बंदे की जॉब लग जाती है एज अ डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, लाखों में वो कंपनी से पैकेजेस उठाते हैं। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मंथली उनकी सैलरी होती है। वाई? क्योंकि इतना बिग अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है तो उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंचना, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेटा एनालिसिस चाहिए होता है, डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं जो डेटा को एनालाइज कर सके। इसके लिए आप लेटेस्ट टेक्निक्स का, लेटेस्ट टूल का यूज कर सकते हो क्योंकि डे बाय डे पॉपुलरली ये डेटा इंक्रीज हो रहा है। सो दे आर यूज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। इसका डेटा एनालिसिस टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, बिजनेस डिसीजंस में, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, थ्योरीज में, हाइपोथेसिस में इसको यूज कर सकते हैं। पेंडास इज अ लाइब्रेरी, पाइथन की सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है पेंडास, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। ओके, जो ये वो टूल है जो कि डेटा एनालिसिस को सिंपलर बनाता है, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल, डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स भी समझ में आया अच्छे से। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? देखो, इंटरनेट अलग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलग है। मतलब अगर मैं और AI अलग है, इन सब चीज को मर्ज मत करना, बच्चे मर्ज कर देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होता है, सपोज कि मेरे पास में एक रूम है मेरा, जिस रूम में मैं जो डिवाइस लगाती हूँ वो सब स्मार्ट डिवाइस लगाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने AC कनेक्ट लगाया हुआ है अपने रूम में और वो जो AC है वो स्मार्ट AC है, तो वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है। मेरे पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है या मेरे मोबाइल में उसका एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको मैं यूज करती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एप्लीकेशन मैं AC को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर पा रही हूँ इंटरनेट की मदद से। तो दिस इज नोन एज IoT। तो आपके आसपास जितने डिवाइसेस है, अगर रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कूलर है, AC है, वॉशिंग मशीन है, ये सिंपल से जो डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट के बेसिस पर आप एक्सेस कर पा रहे हो, है ना। एक सिंपल सा इनका एप्लीकेशन है, वो फिक्स्ड एप्लीकेशन है, जितना उसमें दिया हुआ है बस उतना ही काम आप कर पा रहे हो, कोई नया डिसीजन मशीन नहीं ले रही है। सो दिस इज नोन एज IoT। ऐसा तो है नहीं कि आप AC को चला रहे हो या AC को उड़ा रहे हो या आप जैसा चाहते हो नए नए काम AC से करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। वो हम AI के थ्रू कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिक्स्ड एप्लीकेशन है, उसमें फिक्स्ड जो टास्क है बस वो वही परफॉर्म करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा जस्ट।
दिस इज नोन एज IoT डिवाइसेस. ओके, गॉट इट. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज्ड इन द नेटवर्क, पहले जो हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते थे उसमें सिर्फ कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करते थे, लेकिन अब आप डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो. जैसे कि आप लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, सर्वर को, पीसी को, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच कनेक्टेड थ्रू वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस. अब आपके घर में यदि वायरलेस कनेक्शन है तो आपके पास, आपके घर में जितने लोगों के पास फोन है सबके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, वो सब कनेक्ट होता है. अगर और कोई भी अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइस है, लाइक आपका स्मार्ट वॉच हो गया, तो आप उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो सेम वाईफाई से. सो वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स or LAN. Now imagine what is our bulb, fan, refrigerator also become a part of this network. Okay, और आजकल हो रहा है ना. Now how will they communicate with each other? ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? Think about the advantages and task. अगर इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, ये जो कनेक्टिविटी फीचर आपको प्रोवाइड करने वाले हो वो क्या होंगे, ठीक है, और इसको आप कैसे यूज करोगे. दिस इज द फैक्ट. इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैज एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द सेम नेटवर्क. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो क्या गया, जिसमें आप बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरनेट की मदद से कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है. ठीक है, आपका ब्लूटूथ हो गया, पेन ड्राइव हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, इन सारे डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर पा रहे हो. जितने भी हाउस होल्ड आपके जो डिवाइसेज हैं, एडवांस जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, उन्हें कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट. तो दिस इज नोन एज IoT. और आजकल तो जो आपने देखा आपके घर में जो आप CCTV कैमरास लगाते हो वो भी AI इनेबल्ड है, वो भी इंटरनेट पर बेस्ड है, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो. तो चाहे आप जहां भी रहते हो, आप इंडिया में रहते हो और आपके घर में अगर आपने CCTV कैमरा लगाया हुआ है और वो अगर IoT बेस्ड है, तो आप अगर दुबई में भी बैठे होंगे तो वहां आप अपने घर के कैमरास को एक्सेस कर रहे होंगे. बस आपके पास होना चाहिए आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन और इंटरनेट. बात समझ में आ गई. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आप जिसको कहीं भी यूज कर सकते हो. ओके, सपोज आपने कोई वॉशिंग मशीन परचेज किया हुआ है, उसका एक एप्लीकेशन जो आपने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया हुआ है. अब अगर आप अपने घर में नहीं भी हो, आप जहां भी हो, और उस वॉशिंग मशीन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां से उसके लिए क्वेरी या वहां से उसके लिए सपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में. एंड दिस डिवाइसेस What IoT based, what I can say, अगर आप इसको रिलेट कर सकते हो तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, Now Internet of Things allows us to interact with the different devices. वही स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड वही सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पर. क्लियर. अब यहाँ पे एक बात आती है कि द वेब इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट टू ईच अदर. वेब नाम का भी एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं. अब इंटरनेट और वेब में क्या डिफरेंस है ये बताओ. चलो, इंटरनेट और वेब में क्या डिफरेंस है. देखो, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट बेसिकली डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन इस डिवाइसेस के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेब. वेब मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, और इंटरनेट मीन्स कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की. तो इंटरनेट मीन्स कनेक्टिविटी एंड वेब मीन्स कम्युनिकेशन. जो सर्विसेज, जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो ना, वो एक्चुअली वेब IoT होता है, वेब ऑफ थिंग्स होता है. अंडरस्टूड, ये भी चीज ध्यान रखना. ठीक है, सो वेब ऑफ थिंग्स अलाउज द यूजर्स ऑफ वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिफाइज ऑन द वेब. नाउ इट विल पे वे ऑफ क्रिएटिंग स्मार्टफोन्स, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज. तो ये जो स्मार्ट ऑफिसेज है, स्मार्ट होम है, स्मार्ट सिटीज है, ये वेब ऑफ थिंग्स और IoT के बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेंसर्स. अभी सेंसर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं. ठीक है, आपको अगर फायर अलार्म बनाना है तो उसके लिए आपको फायर सेंसर लगाना होगा. टेम्परेचर जो मेजर करता है, टेम्परेचर से रिलेटेड एक सेंसर होता है. ठीक है, उसी के साथ अगर आप ब्लाइंड स्टिक बनाते हो कि दूर से ही कोई पर्सन आ रहा है तो ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई कर ले, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना होगा. स्मार्ट डस्टबिन वगैरह बनाते हो, उसमें भी सेंसर लगता है कि दूर से ही आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसका कैप अपने आप ओपन हो जाता है. तो ऐसे कुछ सेंसर बेस्ड डिवाइसेज होते हैं. अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो कोई भी ऑब्स्टिकल सामने कैसे आ रहा है ना, कैमरास और सेंसर्स उसमें लगे होते हैं जिसके थ्रू जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने आप को कंट्रोल करती है. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. आपके मोबाइल फोन में भी सेंसर होता है. आपने देखा है आपका मोबाइल फोन जब आप इस तरीके से उल्टा कर देते हो तो आपका स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाता है. फिर जब आप मोबाइल सीधा करते हो तो स्क्रीन अपने आप अनलॉक हो जाता है. हाउ इट हैपेंस, इसमें सेंसर्स होते हैं, है ना. सो द डिस्प्ले कैन ऑल्सो बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. आपके मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले, अगर आपने
मोबाइल फोन लैंडस्केप किया तो जो डिस्प्ले था वो लैंडस्केप हो गया, आपने मोबाइल फोन पोर्ट्रेट किया तो उसके अंदर जो डिस्प्ले था वो पोर्ट्रेट हो गया, जिसको आप ऑटो रोटेट कहते हो। दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो पॉसिबल द हेल्प ऑफ टू सेंसर्स नेमली एक्सेलरोमीटर और गायरोस्कोप means gyro, the accelerometer sensor in the mobile phones detects the orientation। accelerometer जो सेंसर है वो आपके फोन को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वो करता है ना, डिटेक्ट करता है। और गायरोस्कोप जो सेंसर होता है वो बेसिकली ट्रैक करता है रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड दैट एट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द बाय द एक्सेलरोमीटर। गायरोस जो स्कोप होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपके हैंड मूवमेंट को जो है डिटेक्ट करता है और वो हैंड मूवमेंट को एक्सेलरोमीटर तक पहुंचाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस योर फोन ओरिएंटेशन विल चेंज। Okay, now sensors are very commonly used for monitoring and observing elements in the real world applications. These electronic sensors is contributing a large way of the evaluation of IoT. This lead to the creation of new sensor based or intelligent system। ठीक है, सेंसर समझ में आ गया। अब सेंसर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड पासिंग इट ऑन। ये बाहर के इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और उसको कहाँ तक पहुंचाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस तक, जहां से फिर आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्मार्ट सिटीज। अब ये क्या होता है मैम स्मार्ट सिटीज? तो बहुत सुना है हमने। स्मार्ट सिटी उसको कहते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हो, जो इंटरनेट इनेबल्ड हो, आईओटी इनेबल्ड इसमें डिवाइसेस को यूज किया जा रहा है। दिस इज स्मार्ट सिटी। आप जहां बैठे हो वहां से आप फैन ऑन कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जैसे डोर के पास जाओगे तो आपको मैनुअली डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भी स्मोक जैसा होता है तो फायर अलार्म ऑटोमेटिकली जो है फायर अलार्म हो जाएगी, फायर अलार्म हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है दिस इज इन द स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट पार्किंग यहाँ पे होती है, जब भी कोई व्हीकल आता है या कोई कार या कोई बाइक आ रही है तो उसके लिए स्मार्ट पार्किंग के लिए पहले से आपके मोबाइल फोन में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि भाई जिस 2 नंबर का स्लॉट या 5 नंबर का स्लॉट इज एम्प्टी, जहां पे आप अपनी कार को या बाइक को पार्क कर सकते हो। तो ये अगेन सेंसर्स के बेसिस पर ही पॉसिबल है, तो इसी को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, राइट। सो बेसिकली स्मार्ट सिटी डिजिटल इंडिया के आपके उसमें जो मोदी जी ने कहा है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, मीन्स की एक उनका जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्मार्ट सिटी के लिए ही चल रहा है ना। विद रैपिड अर्बनाइजेशन द लोड ऑन आवर सिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो देयर आर चैलेंजेस टू बी मैनेज्ड, रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, एयर पॉल्यूशन, health, sanitation, traffic congestion, public safety, security, besides the overall city infrastructure including road, rail, bridges, electricity, subways, disaster management, sports facilities, etc. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमने क्या किया है, हम सिटीज को स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस चैलेंजेस, ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये एक सिटी प्लानर्स को फेस कर रहे हैं। सो अराउंड वर्ल्ड टू लुक द स्मार्टर वे मैनेज देम टू मोर सिटीज सस्टेनेबल एंड लाइवेबल बाय एयर वाटर पॉल्यूशन, और ये जो सारी चीजें इनको बचाने के लिए जितने रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसको प्रॉपर्ली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो दिन पे दिन आप देख रहे हो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता चला जा रहा है, हेल्थ और सैनिटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सिटी को स्मार्ट बनाने का डिसीजन लिया गया है। नाउ द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी इज शोन इन द फिगर लाइक दिस। यहाँ आप देख सकते हो इसमें स्मार्ट सिटी का प्रॉपर एक तरीके से बताया हुआ है कि सेंट्रल कंप्यूटर से कैसे वो मैनेज करेंगे, राइट। कुछ वायरलेस सेंसर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं जो सेंसर्स से सिग्नल्स जनरेट करेंगे। नाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद WOT और IoT टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स एफिशिएंटली। इस स्मार्ट सिटी में किसका यूज किया जाएगा, IoT और WOT का। अब IoT WOT क्लियर हो गया ना अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सो इट अलर्ट्स कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू SMS। देखो फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई ब्रिज है ना, अब उस ब्रिज में अगर थोड़ा सा भी वो ब्रेक होता है या कुछ होता है तो वहां पे सेंसर्स लगे गए हैं, अलार्म्स लगाई गई है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो मैसेजेस हैं वो आपके मोबाइल फोन्स में आ जाएंगे, और मोबाइल फोन में कैसे आएंगे, जब आपके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक होगी तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो SMS चले जाएंगे, अलार्म बजने लग जाएगा। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जो कि वहां पे यूज किए गए हैं। ठीक है, कुछ वायरलेस सेंसर्स वगैरह लगाए गए हैं जो लीकेज, कंजेशन या टनल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब बेस्ड है किस पर,
नेटवर्क पर। नेटवर्क होगा तो ये सब काम होगा, नेटवर्क नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो इंटरनेट होना जरूरी है। सो एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क, मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो अब जो है सिटीज हमारी किसमें कन्वर्ट होने वाली है, स्मार्ट सिटीज में। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? बहुत से बच्चे इस क्लाउड का मतलब क्या समझते हैं, जो आप आसमान में बादल देखते हो ना, क्लाउड्स देखते हो, वो कंप्यूटिंग। बेटा बस होता नहीं है, पिक्चर जरूर यहाँ पर क्लाउड का लगा होगा। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूंगी तो ये क्लाउड का साइन आपको इस तरीके से, जो बादल होते हैं क्लाउड का साइन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बट एक्चुअली इस क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। इस क्लाउड का क्या मतलब होता है? इंटरनेट, है ना। अब इंटरनेट ने एक और सर्विस आपको दी है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्चुअली इसमें हम इन ट्रेंड्स को, इमर्जिंग ट्रेंड्स का यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको वो सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपको जरूरी होती है। अगर वो आपके पास है नहीं, फिर भी आप उसको यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। सबके पास में ईमेल आईडी अपना है, ईमेल आईडी पे आपको गूगल ड्राइव नाम का एक फीचर मिलता है जहां पे आप अपने फोटोज को स्टोर कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो गूगल ड्राइव है वो किसका एग्जांपल है? क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है। और इस स्टोरेज को आप इनहेंस भी कर सकते हो। आपको स्पेस परचेज करनी होती है तो आप अपने ड्राइव का स्पेस बढ़ा सकते हो, है ना। सो बेसिकली अगर आपके पास में हार्ड ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, तो आप इंटरनेट पर स्पेस परचेज करके अपने स्टोरेज एरिया को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। सो दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नाउ द सर्विसेज कंप्राइजेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज एक्सेट्रा। अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है वो सिर्फ स्टोरेज एरिया ही नहीं होता है। स्टोरेज एरिया के अलावा कोई हार्डवेयर भी परचेज कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हो, आप डेटाबेसेस परचेज कर सकते हो, स्टोरेज एरिया परचेज कर सकते हो, एक्सेट्रा। सो दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये आपको कहां से मिलती है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रिलायंस, BSNL वगैरह जो कंपनीज है, एयरटेल है, ये सारी कंपनीज ही हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। वही सारी कंपनीज आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करती है। इसमें अमेजॉन वगैरह भी आ जाता है ना। गूगल भी आती है कंपनी जो आपको स्टोरेज एरिया देती है, राइट। तो इतना समझ में आ गया। तो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है इसको यूज कर सकता है। नाउ क्लाउड सर्विसेज में अगर हम बात करें तो इट इज यूज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम देखें तो सारी चीजें क्या होती है, कहने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, पर हर चीज एज अ सर्विस यूज की जाती है। अगर आप स्टोरेज को चाहते हो तो आप स्टोरेज सर्विस एक्सेस करोगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करोगे, अगर आपको हार्डवेयर यूज करना है तो आप हार्डवेयर एज अ सर्विस यूज करोगे, जिसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहा जाता है। तो इसको आप तीन तरीके से कैटेगराइज करते हो, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीन टाइप की क्लाउड सर्विसेज हो गई। अगर हम बात करें IaaS मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फॉर एग्जांपल कि आपको एक ऑफिस खोलना है, जिस ऑफिस में आप कुछ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस रखना चाहते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, और कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को आप फुलफिल करना चाहते हो। जस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट के लिए आपने कोई कंपनी खोली हुई है, ठीक है, कोई BLP कंपनी लाइक आपने ओपन किया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक कंपनी ओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स के साथ आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, इसके साथ आपको काम करने वाले एम्प्लॉइज भी चाहिए कि नहीं। अब व्हाट अबाउट अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंप्यूटर सिस्टम पर एज अ सर्विस मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो एक सिंगल बंदा बैठ के वो पूरा काम कर सकता है। तो आपका कॉस्ट भी बचेगा, आपका स्पेस भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। ओके, तो यहाँ पे वही बात है कि IaaS प्रोवाइडर कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ये कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर्स की बात कर लो, वर्चुअल मशीन्स की बात कर लो, बैकअप फैसिलिटी, स्टोरेज एरिया, नेटवर्क कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन एनी हार्डवेयर और एनी सॉफ्टवेयर, ये आपको सब प्रोवाइड करता है वर्चुअली। सो IaaS फ्रॉम अ क्लाउड यूजर कैन यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट अ रिमोट लोकेशन ऑफ कॉन्फ़िगर, है ना, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो कि आपके पास में हार्ड ड्राइव नहीं है। अब हार्ड ड्राइव नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको स्टोर करना है, आपके सिस्टम में भी स्टोर नहीं हो रहा और आपके पास में हार्ड ड्राइव भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे या आपको ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे? आप इंटरनेट पर क्या कर सकते हो, स्टोरेज एरिया ले सकते हो, उस स्टोरेज एरिया में अपने डेटा को सेव कर सकते हो। तो अगर आपके पास फिजिकली हार्डवेयर नहीं भी है तो आप यूज कर सकते हो, है ना, सर्विस को, क्लाउड सर्विस को यूज कर सकते हो, जो स्टोरेज क्लाउड सर्विस है। समझ में आ गया, जिससे आपका कॉस्ट भी बचता है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सारी चीजें बच जाती है।
अब यदि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप. सो PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मान लो कि आपको ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपके सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जिसको परचेज करना ना पड़े आपको, जो प्रॉपरली यूज हो जाए. जैसे MySQL की बात करें तो MySQL बेसिकली पाइथन की बात करें, ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, बस आपको जाना है, इंस्टॉल करना है और यूज करना है. यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता कि पेमेंट करना है या लेटेस्ट नहीं मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर, आप यूज कर सकते हो. तो अगर हम बात करें तो टू रन दिस एप्लीकेशंस ना वी कैन अवेल अ प्री कॉन्फिगर्ड अपाचे सर्वर फ्रॉम द क्लाउड हैविंग MySQL एंड पाइथन प्री इंस्टॉल्ड. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल MySQL पाइथन ऑन द क्लाउड. क्लाउड से स्टोर करने की जरूरत है ही नहीं. नॉट डू वी नीड टू कॉन्फिगर द वेब सर्वर. अभी देखो यहाँ पे MySQL और पाइथन के लिए आपको अपाचे सर्वर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसका जो मेन कंट्रोल है वो बेसिकली इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू होता है ना. इसके लिए आपको सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं होती. इट प्रोवाइड्स अ डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स. इवन वो सारे जो यूजर्स होते हैं जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानते हैं वो उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नया वर्जन लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं. अब अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो इट्स डिमांड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर. आप लाइसेंसिंग या सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर भी जो सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, जिसमें गूगल डॉक आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, ड्रॉपबॉक्स आ जाता है, टू एडिट द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वी यूज अ SaaS सर्विस, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फ्रॉम क्लाउड. अंडरस्टूड? तो ये भी क्लियर हो गया. तो लाइक पास अ यूजर प्रोवाइडेड एक्सेस to required configuration settings the application software they are using at present, right? So इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ पे इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, इनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं. अगर आपने अपने ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे आप देखोगे कि अगर आप जाओगे ईमेल आईडी में तो वहाँ पे जीमेल, गूगल डॉक, गूगल शीट्स, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलेगी. स्लाइड्स ये ऑटोमेटिकली मिलेगा, गूगल फॉर्म्स, राइट. दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो आपको एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर मिलते हैं. तो दिस इज होल अबाउट क्लाउड सर्विसेज एंड होप आपको समझ में आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग. अब ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है मैम? ग्रिड कंप्यूटिंग. तो ध्यान से समझना, ग्रिड मीन्स व्हाट? ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड heterogeneous computational resources are connected, है ना. Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid more application specific and create a sense of virtual supercomputers. तो जैसा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वैसा नहीं, बट हाँ कुछ वैसा ही होता है. इसका मेन प्राइमरी फोकस होता है यूजर को सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी एक ग्रिड के फॉर्मेट में, है ना. अ ग्रिड, अभी ग्रिड क्या होता है? ग्रिड एक एप्लीकेशन होता है, मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर. आपको ऐसा फील होता है कि आप एक सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको एकदम फास्ट कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टोरेज एरिया है और आप उस पर काम कर रहे हो, है ना. एंड दिस constitute resources called nodes. और जितने resources यहाँ connected होंगे वो सभी individually node कहलाएंगे. So these different nodes temporarily come together to solve a single large task to reach a common goal. For example कि आपके पास कोई कंपनी है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपके पास एक बहुत बड़ा बिगर टास्क है और एक छोटा सा कंप्यूटर उस टास्क को कंप्लीट करने में कैपेबल है ही नहीं, और अगर उससे आप प्रोसेसिंग करवाओगे तो बहुत लॉट ऑफ टाइम लगेगा और लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया लगेगा अगर आप उस टास्क को परफॉर्म करते हो. तो क्यों ना हम यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करें. हम इंटरनेट की मदद से उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं जहां पे आपको बहुत सारे प्रोसेसर्स का यूज करके उस टास्क को क्विकली जो है काम किया जाएगा. बस इसी को कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग. तो यहाँ पे आप पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज कर रहे होते हैं, वो वर्चुअली होते हैं, आपके पास नहीं होते, वो फिजिकली कंप्यूटर्स आपके पास नहीं होते, आप इंटरनेट की मदद से उनका यूज कर रहे होते हैं. Understood? Nowadays, countless computational nodes ranging from handheld mobile device to personal computers and workstations are connected to local area network. Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize the resources like memory as well as processing power. अब जरूरी नहीं कि processing ही हो, memory का भी आप use करते हो, ठीक है. It is used to solve कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, कोई कॉस्टली हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां हम ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं. और मेजरली इसको यूज करने वाले बड़े बड़े बिजनेस एनालिसिस्ट होते हैं, टेक्निकल पर्सन होते हैं, या फिर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होते हैं. ओके, नाउ ग्रिड कैन बी टू टाइप. दो टाइप की ग्रिड कंप्यूटिंग में ग्रिड यूज होती है. फर्स्ट होती है डेटा ग्रिड और दूसरी होती है सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड. अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे लार्ज डेटा को, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटा को
मल्टीपल यूजर्स के साथ मैनेज करने के लिए यूज होती है डेटा ग्रिड। इट इज यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टीपल यूजर एक्सेस। मान लो कि मैं, मेरी दोस्त या कोई और टीम में, एक टीम में 10 पर्सन है और ऑल 10 पर्सन आर यूजिंग ओनली वन डेटाबेस, तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उस डेटाबेस में और ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए, है ना, डेटा को स्टोर करवाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ डेटा ग्रिड का यूज कर सकते हो, जिसमें मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस इट और उस पर स्टोरेज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। अब अगर सीपीयू ग्रिड की बात करें तो ये होती है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, डेटा ग्रिड डेटा से रिलेटेड होती है, जहां पे स्टोरेज को मैनेज करते हैं। इट मूव फ्रॉम वन पीसी टू अनदर, तो आप यहाँ पे वर्चुअली इंटरनेट की मदद से एक पीसी से 2-3 पीसेस को यूज कर सकते हो, किसी भी लार्ज टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर जो होते हैं वो पैरेलली मिलके एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वो एक टास्क सब टास्क में डिवाइडेड होती है। तो दिस इज नोन एज प्रोसेसर ग्रिड और सीपीयू ग्रिड। समझ में आ गया? देखो इसका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर डेटा ग्रिड की बात करें तो मैनेज लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा विद द मल्टीपल यूजर एक्सेस। सीपीयू में ये प्रोसेसिंग टास्क को एग्जीक्यूट करता है पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ। डन, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज ब्लॉकचेन्स। अभी मैम ब्लॉकचेन्स क्या होता है? देखो ब्लॉकचेन्स और ग्रिड कंप्यूटिंग लगभग सिमिलर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। अगर ब्लॉकचेन्स की बात करूं तो यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय स्टोरिंग डेटा इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ट्रेडिशनली बात करें, ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे अभी हम। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो डेटा कैसे स्टोर होता था? ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो डेटा को एक सेंट्रलाइज सिस्टम में, मतलब ये एक डेटाबेस है, ठीक है, और इस डेटाबेस में जो यूजर है वो अपने डेटा को स्टोर करते हैं। सपोज ये एक यूजर है और मल्टीपल यूजर्स हैं जिनके कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू और ये एक डेटाबेस में यहाँ कनेक्टेड है। तो इन दोनों यूजर का जो डेटा है वो इस एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव होगा और ये एक डेटाबेस इन सारे यूजर्स के कंप्यूटर्स को कंट्रोल करेगा, है ना, क्या डेटा स्टोर है क्या नहीं स्टोर है। मेरी बात समझ में आई? तो ये ट्रेडिशनली होता था, ठीक है। अब आजकल तो बिग डेटा जनरेट होता है, तो क्या करें मैम? तो यहाँ ब्लॉकचेन्स का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन्स इज अ टेक्निक टू मेंटेन द बिग डेटा। ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ टेक्निक टू मेंटेन द बिग डेटा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो यहाँ पे वही लिखा है कि दिस इज हाउ द टिकट बुकिंग वेबसाइट्स और बैंक्स ऑपरेट सिंस ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल लोकेशन एंड चांसेस फॉर डेटा बीइंग और हैक्ड और लॉस्ट। ऑब्वियस, अगर ये मेन डेटाबेस ही हैक हो गया, अगर इस मेन डेटाबेस ही गलती से डेटा लॉस्ट हो गया तो पूरा ओवरऑल सिस्टम खराब। जैसे अगर हम टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में भी एक मेन सर्वर होता है जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी यही होता है ना, सर्वर सिस्टम होता है। अगर मेन सर्वर फेल तो पूरा सिस्टम फेल। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ब्लॉकचेन्स मेथड का यूज किया गया। अब ब्लॉकचेन्स में यहाँ कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है। क्या होता है? ब्लॉकचेन में कोई भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, पूरी दारोमदारी, पूरा भार उस पर नहीं होता है। यहाँ पर जितने सिस्टम्स लगे होते हैं सब अपने आप में सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, मतलब सब अपने आप में ही पावरफुल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। या हम बात करें जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा गया है। और इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो आपस में एक चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब ये चेन फिजिकल कोई चेन नहीं होती, वो कैसे होती है वो समझो। वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें जो डेटाबेस है वो सारे कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रहा होता है, उसकी एक कॉपी जो है डेटाबेस की हर कंप्यूटर्स के साथ में शेयर होती है। मान लो कि अगर यहाँ 10 कंप्यूटर चेन में कनेक्टेड है तो वो जो एक डेटाबेस है वो 10 सिस्टम के साथ में शेयर होगा, ठीक है। वो उनको उस पर्टिकुलर डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन में ब्लॉक किसको कहते हैं? एक सिक्योर चंक ऑफ डेटा। अगर डेटाबेस में कोई डेटा जाके स्टोर हो रहा है तो वो डेटा अगर सिक्योरली स्टोर्ड है तो वो ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। या एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो वैलिड है। सो ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर। हर एक ब्लॉक में जो डेटा होता है उसमें हेडर अटैच होता है जिससे वो हर दूसरे ब्लॉक के साथ में कनेक्टेड होता है, विजिबल टू एवरी नोड व्हाइल ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू प्राइवेट डेटा फॉर द ब्लॉक। आपने देखा ट्रेन देखी है, ट्रेन में क्या होता है? एक मेन इंजन होता है और इंजन से सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं कि नहीं? सारे जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो सारे ब्लॉक्स जो है कनेक्टेड होते हैं और हर एक ब्लॉक में नंबर होता है। हर एक ट्रेन के ब्लॉक में नंबर होता है, बॉक्स में देखा नंबर होता है ना। तो वैसे ही यहाँ भी होता है। एक डेटाबेस से अगर हम बात करें मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो पहले तो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, ये एक डेटाबेस सभी के साथ में शेयर होगा। ये एक डेटाबेस सभी के साथ में शेयर होगा और ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये हर एक सिस्टम आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना, एक ब्लॉक के थ्रू। और हर एक ब्लॉक में इसका हेडर होगा पिछले वाले का।
ये कैसे एक चेन में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि हर एक ब्लॉक के पास में उसके पिछले वाले ब्लॉक का हेडर होगा, उस ब्लॉक का एड्रेस होगा। ओके, सो सच ब्लॉक्स फॉर्म अ चेन, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये जितने भी ब्लॉक्स है ये मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू मेंटेन अ सिंगल अपडेटेड और सिक्योर लेजर। तो डेटा को सिक्योर रखने में, मतलब अगर मान लो कोई एक ब्लॉक में प्रॉब्लम हुई या वो हैक हुआ या एक ब्लॉक से डेटाबेस लॉस्ट हुआ, तो भाई बाकी के ब्लॉक्स के पास में तो डेटा है ना, बाकी के ब्लॉक्स के पास में तो सिक्योर डेटा पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी रिकवर कर सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई। सो ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट्स इन द ब्लॉकचेन रिसीव्स अ फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस। हर एक ब्लॉक के पास में पूरी कंप्लीट डेटाबेस की कॉपी होती है। इट मेंटेन्स एंड अपेंड ओनली ओपन द लेजर व्हिच इज अपडेटेड आफ्टर ऑल द नोड्स विद इन अ नेटवर्क, ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन द नेटवर्क कीप अ कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन। जितने भी नेटवर्क में पीपल है, जितने भी डेटाबेसेस, जितने भी सिस्टम्स हैं, हर एक के पास में वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस की ओरिजिनल कॉपी होती है। तो अगर किसी एक से कोई ऑल्टर भी होता है, कोई चेंजेस भी होते हैं, तो बाकी जगह आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाता है। सो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द डिजिटल करेंसी। आपने देखा है ना, हमारी जो डिजिटल करेंसी है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लॉकचेन का, है ना। सो ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर विद openness and security, blockchains are being seen as one of the way to ensure transparency, accountability and efficiency in business as well as in governance systems। ठीक है, so this much about the blockchain। अब ये कैसे काम करता है यहाँ ध्यान से देखो। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, किसी ने किसी ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, समवन रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांजेक्शन, तो ये क्रिएट हुआ एक ब्लॉक। नाउ द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स। अब इससे रिलेटेड जितने कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्टली हर एक के पास पहुंचेगी, जितनी भी नेटवर्क में कनेक्टेड नोड्स होगी। तो जितनी भी नेटवर्क में कनेक्टेड नोड्स है, ये सबके पास में रिक्वेस्ट जा रही है। अब क्या होगा, हर एक नोड से ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है जाके ऐड ऑन हो जाएगा और ऐड होकर एक चेन फॉर्म कर लेगा। तो ऑलरेडी इस चेन में ये ब्लॉक भी ऐड हो जाएगा और इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाएंगे और ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ब्लॉकचेन का डायग्राम आएगा तो बेटा यही बना के आना है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ हो रहा है, इसका एग्जांपल समझे तो हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, डिजिटल करेंसी में तो हो ही रहा है, डेटा शेयर करने में हो रहा है, हेल्थ केयर में मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में। ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोसिस में हो रहा है इसका यूज, इफेक्टिव ट्रीटमेंट में इसका यूज कर रहे हो आप। ठीक है, और एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव केयर ये प्रोवाइड कर रहा है। और अगर दूसरे तरीके से समझे तो लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, वेरियस डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में, जो कि लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वहां पर ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर वोट अल्टरेशंस एंड अदर इश्यूज। वोटिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज होता है, वोट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक होता है। यहाँ भी किसी भी तरीके का कोई भी हम बोल सकते हैं कि चीटिंग या किसी भी तरीके का कोई हैकिंग या कोई भी फेलियर जैसा चांसेस नहीं होता। अगर कोई एक ब्लॉक में होता भी है तो बाकी सारे ब्लॉक्स रहते हैं उसको बचाने के लिए। सो द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, बैंकिंग में, मीडिया में, टेलीकॉम में, ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी में, हर एक एरिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में धमाकेदार यूनिट ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। पूरी यूनिट वन शॉट के फॉर्मेट में समझा दी। एग्जाम में कुछ भी आए तो एग्जाम्पल के साथ में लिखकर आसानी से आ सकते हो। हर एक टूल, हर एक टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से एक थ्योरी क्वेश्चन 100% बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, थ्योरी भी बनता है। ओके, तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो डेटाबेस वाली यूनिट का, बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, जिससे आपका पूरा आईपी का सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप अपने फाइनल एग्जाम्स को फोड़ कर आओगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं जो आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई फाइनल एग्जाम को फोड़ने के लिए वीडियोस तो चाहिए ना, ऐसे वीडियोस चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसको एक बार देखने पर आपका पेपर 100% सॉर्ट आउट हो जाए। जी हाँ, वही वीडियोस आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने जूनियर सीनियर्स को बता देना। ओके, बाय बाय।